कराची के सियासी जराइम या मुजरमाना सियासत के इंतहाई पुरअसरार किरदार शोएब खान को जानते तो शायद बहुत ही कम लोग होंगे, मगर शोएब खान की दहशत का आलम यह था कि शोएब खान के कारोबार पर हाथ डालने के लिए सूबे सिंध के उस वक्त के गवर्नर को पाकिस्तान के फौजी सदर और आर्मी चीफ तक जाना पड़ा और फिर ISI सरबराह को कराची भेजा गया था। शोएब खान कराची अंडरवर्ल्ड का कोई मामूली किरदार नहीं थे। कराची शहर की पुलिस दिन की रोशनी में शोएब खान के खिलाफ कत्ल, जुआ, सट्टा और भत्ताखोरी जैसे केसेस दर्ज करती थी और रात के अंधेरे में उसी पुलिस के आला तरीन अफसरान शोएब खान की पार्टी में शिरकत करते थे। तहकीक के मुताबिक शोएब खान की 4 बहनें और 6 भाई थे। शोएब खान 9 उम्री में ही बिला वजह ही लोगों से उलझ जाया करते थे। वो मिजाज के गर्म थे। अंदाजा तो उसी जमाने में हो गया था कि ये सीधी सादी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। शुरुआत में शोएब खान ने कराची बस्ती के इलाके अजीजाबाद में मोटरसाइकिल किराए पर देने का कारोबार शुरू किया और गाहे बगाहे इलाके की पुलिस के लिए मुखबरी भी कर दिया करते थे। और फिर शोएब खान जुए और सट्टे के कारोबार से जुड़ गए। जुआ शोएब खान के लिए नया हरगिज नहीं था, क्योंकि जुए का काम शोएब के वालिद अख्तर अली खान बरसों से कर रहे थे। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तो जुआ शोएब के वालिद के बगैर होता ही नहीं था। शोएब के वालिद पुलिस से इजाजत लेकर बरसों तक जुआ चलाते रहे। 1988 के आगाज में जब शोएब ने जुए के कारोबार में कदम रखा, तब तक शोएब खान और खालिद शहनशाह की दोस्ती बहुत पुरानी हो चुकी थी। खालिद शहनशाह खुद भी कराची के करीमाबाद पर रमी क्लब की आड़ में जुए का अड्डा चलाते रहे थे और पीपल्स पार्टी की तुलबा तंजीम पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी PSF के आला उहदेदारों और पार्टी के अस्करी बाजू अल जुल्फकार के करीब रहे थे। खालिद शहनशाह बेनजीर भुट्टो के जाती मुआफिजीन में शामिल रहे और बेनजीर के कत्ल के वक्त भी उनके साथ थे। पुलिस, थाना कचहरी, मुकदमे, ये सब शोएब खान की तरह खालिद शहनशाह के लिए भी रोजमर्रा की बात थी। एक रोज शोएब और खालिद शहनशाह कराची के सदर के इलाके M.A. जना रोड पर किसी वकील के दफ्तर पहुंचे। वहीं एक और शख्स इकबाल न्याजी का खालिद शहनशाह से झगड़ा हो गया। इकबाल न्याजी ने खालिद का गला दबोच लिया तो शोएब खान ने अचानक ही इकबाल न्याजी को गोली मार दी। इकबाल ने मौके पर दम तोड़ दिया। ये शोएब खान का पहला कत्ल था। तहकीक के मुताबिक जुर्म व तशद्दुद का रास्ता अपना लेने वाले शोएब खान ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कराची पुलिस के आला अफसरान के साथ साथ कराची शहर की सियासी, सामाजिक, कारोबारी और मरूफ शख्सियात से ताल्लुकात बनाने के लिए उनके लिए खास पार्टी के इंतजामात करना शुरू किए। सूबे सिंध के उस वक्त के वजीर आला अरबाब रहीम ने भी दावा किया था कि सूबे सिंध की पुलिस क़यादत के बैज़ आला तरीन अफसरान का शोएब खान से ताल्लुक था, मगर कराची पुलिस अफसरान से ऐसे ताल्लुक के बावजूद भी शोएब खान के खिलाफ कत्ल और जुए सट्टे से मुतालिक केसेस दर्ज होते रहे और उन्हीं केसेस में कई बार शोएब खान को जेल और हवालात की हवा भी खानी पड़ी। तभी एक बार जेल में शोएब खान की मुलाकात असलम नाथा से हुई। शराब, जुआ, सट्टा, भत्ता, कत्ल व गारत, जायदादों पर कब्जे और दीगर कई जराइम में गले तक धंसे हुए असलम नाथा कराची में जुए का किंग कहलाते थे। गैर कानूनी कारोबार हो या उनकी सरपरस्ती करने वाले बदउनवान पुलिस अफसरान, मोहल्लों के बदमाश हो या आदि जराइम पेशा, या तो सब असलम नाथा को जानते थे या असलम नाथा सबको जानते थे। यही नहीं बल्कि टीवी अदाकार और इश्तिहारों में टीवी पर दिखाई देने वाली मॉडल्स हो या अदाकाराएं, असलम नाथा की पहुंच सब तक थी। असलम नाथा जिस धंधे में थे उसमें दोस्तियां ही नहीं दुश्मनियां भी बनती हैं, तो दुश्मन तो असलम नाथा के भी थे। ऐसे ही एक दुश्मन ने मौका देखकर एक बार जेल में असलम नाथा पर हमला कर दिया। अब ये महज इत्तेफाक था या किस्मत कि शोएब खान भी उस वक्त वहीं मौजूद थे। असलम नाथा पर हमला हुआ तो शोएब खान ने नाथा को बचाया और हमलावर कैदियों से झगड़ा भी किया और तभी असलम नाथा की जमाना शनास नजरें शोएब खान का टैलेंट भांप गई। जेल से रिहा होने के बाद भी शोएब ने नाथा के दुश्मनों से झगड़े मोल लिए। शोएब खान और असलम नाथा में कुर्बत और एतमाद इतना बढ़ा कि असलम नाथा ने कराची की अर्शी सिनेमा के करीब वाक़े अपने जुए के अड्डे का इंतजाम शोएब खान के सुपुर्द कर दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शोएब खान को एहसास हुआ कि वो तो महज एक कारिंदा है और असली डान तो असलम नाथा है। बस फिर असलम नाथा की जगह खुद डान बनने की ख्वाहिश और शहर में अपना सिक्का जमाने की हसरतें रफ्ता रफ्ता शोएब खान और असलम नाथा के दरमियान दरार बनने लगी। नौबत यहाँ तक पहुंची कि शोएब खान ने असलम नाथा को ही कत्ल करवा दिया। असलम नाथा का कत्ल 13 जून 1995 को हुआ था। असलम नाथा के कत्ल के बाद जुए के धंधे ने एक और करवट ली। ये वो जमाना था कि पहले तो इंडिया में जुआरियों ने क्रिकेट मैच में जुए की बुक मुतारिफ करवाई। फौरन ही ये फैशन कराची भी पहुंच गया। यहाँ भी नामी गिरामी जुआरी बुकी बन गए तो कराची अंडरवर्ल्ड ने भी बुक के जरिए क्रिकेट से मुंसलिक जुए को आसमान तक पहुंचा
पहुंचा दिया। ये कराची अंडरवर्ल्ड बिजनेस एम्पायर का नया वेंचर था। तब तक शोएब खान कराची में जुए सट्टे के कारोबार पर छा चुका था। क्रिकेट बुक्स पर भी शोएब खान ने कंट्रोल की कोशिश की और बड़ी हद तक कामयाब भी रहे, मगर असलम नाथा के कत्ल के बाद शोएब खान को नाथा के दोस्तों से जबरदस्त खतरा भी था। असलम नाथा के दोस्तों में सबसे बड़ा नाम मुनाफ परेडी का था। मुनाफ परेडी सदर में वाकई परेडी पुलिस लाइन के सब इंस्पेक्टर अब्दुल रसूल खानजादा के 4 बेटों में से एक थे। ये चारों भाई यानी खालिद, मुनाफ, मुराद और इदरीस अंडरवर्ल्ड और गैंगवार जैसे तनाजात में कत्ल हुए। ये खानदान परेडी पुलिस लाइन में रिहाइश पजीर था। जारियाना मिजाज रखने वाले ये चारों भाई इतने ताकतवर थे कि सियासी जमायतों खुसूसन MQM जैसे तंजीमों को भी खातर में नहीं लाते थे। तहकीक के मुताबिक मुनाफ परेडी का कत्ल शोएब खान ने अपने उन कारिंदों से करवाया जो खुद MQM के अस्करी बाजू से तल्लुक रखते थे और लायंस एरिया सेक्टर से जुड़े थे। लेकिन सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना है कि MQM में कुछ नापसंदीदा अनासर जरूर आए थे, मगर उनकी गैर कानूनी सरगर्मियों का इल्म होने पर उन्हें MQM से खारिज कर दिया गया था और उनमें से बाज़ अफराद के बारे में हम भी सुनते थे कि वो जाकर शोएब खान से मिल गए, लेकिन शोएब खान की किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी या उनके किसी काम धंधे से MQM का कोई लेना देना कभी नहीं रहा। तहकीक के मुताबिक उसी दौरान शोएब खान सियासी जमायतों के अस्करी बाजू, पुलिस और खुफिया इदारों के बड़ों से मिलकर जुए के धंधे को वसअत देते रहे। शोएब खान की राह में जो भी आया तो शोएब खान के पैसे का मुकाबला न कर सका, या फिर शोएब खान ताकत के बल पर सबसे निपटते हुए अड्डे पर अड्डा खोलते रहे। पुलिस हो या रियासत के दीगर इदारे, सबके आला तरीन अफसरान तो बस अपने हिस्से पर खुश रहे। यहाँ तक होता रहा कि पुलिस अफसरान अपनी पोस्टिंग के लिए रिश्वत के पैसे भी शोएब खान से मांगते थे। तहकीक के मुताबिक शोएब खान को मेमन जुआरियों के जरिए क्रिकेट बुक्स के आलमी बादशाह और मुंबई अंडरवर्ल्ड किंग दाऊद इब्राहिम के बारे में इल्म हुआ। इंडिया के हुक्म के मुताबिक दाऊद इब्राहिम 12 मार्च 1993 को इंडियन शहर मुंबई पर होने वाले उन 12 बम हमलों के मरकजी मुलजम थे, जिसमें 257 अफराद हलाक और 1400 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए थे। मेमन सेठू ने जो नक्शा खींचा उससे शोएब खान को समझ में आ गया कि अगर काम धंधा, ताकत और पैसा बढ़ाना है तो दाऊद इब्राहिम तक जाना होगा, जो उस वक्त दुबई में मुकीम थे। धंधा बढ़ाने का यही ख्याल 1992 में शोएब खान को दुबई ले गया, जहां शोएब खान और दाऊद इब्राहिम के एक मुश्तरका दोस्त ने दाऊद इब्राहिम और शोएब खान की मुलाकात करवाई। शोएब खान 1998 तक जुए का एक अड्डा दुबई में भी चलाते रहे, लेकिन एक दिन उसी अड्डे पर एक खतीर रकम जीतने वाले इरफान गोगा से झगड़े के बाद शोएब खान ने गोगा को कत्ल कर दिया। गोगा की लाश तो कभी नहीं मिल सकी, मगर उनकी गाड़ी दुबई के हवाई अड्डे की पार्किंग में खड़ी मिली। गोगा की लाश मिल भी नहीं सकती थी क्योंकि शोएब ने उसे तेजाब से भरे एक ड्रम में डाल दिया था। इरफान गोगा दाऊद इब्राहिम के भी दोस्त थे। दाऊद इब्राहिम की पूछगछ पर शोएब खान ने बताया कि इरफान गोगा दरअसल दाऊद इब्राहिम के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने गोगा को कत्ल कर दिया। ये वो वक्त था जिसमें दाऊद इब्राहिम के लिए दाऊद इब्राहिम के ही सबसे करीबी साथी छोटा राजन दुश्मन और खतरा बन चुके थे, और दाऊद इब्राहिम को भी शोएब खान जैसे नए काबिल एतबार और टैलेंटेड दोस्तों की जरूरत थी। जब इरफान गोगा के कत्ल का मामला संगीन होने लगा तो उससे कबल के दुबई हुक्म शोएब खान को गिरफ्तार करते वो फरार होकर वापस कराची आ पहुंचे। उधर इंडिया की हुकूमत की जानिब से भी इंतहाई मतलूब दाऊद इब्राहिम को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करने की तेज होती कोशिशों ने दाऊद इब्राहिम की दिलचस्पी भी कराची में बढ़ा दी थी, और फिर दाऊद इब्राहिम भी कराची आ पहुंचे। उधर दाऊद इब्राहिम के दुश्मन छोटा राजन मुबैना तौर पर इंडियन खुफिया इदारों से हाथ मिलाकर दाऊद के खिलाफ अपना गिरोह तश्कील दे चुके थे और बैंकॉक में अपने एक बाएतमाद साथी और टॉप शूटर रोहित वर्मा के अपार्टमेंट में मुकीम थे। दाऊद इब्राहिम की फरमाइश पर शोएब खान ने भोलू से कहा कि छोटा राजन को ठिकाने लगाना है। तहकीक के मुताबिक भोलू एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थे। शोएब खान की जानिब से सुपारी दिए जाने पर भोलू ने कोशिश तो की और छोटा राजन को ढूंढकर हमला भी करवा दिया, मगर छोटा राजन बच निकले, लेकिन उनके मेजबान रोहित वर्मा हलाक हो गए। इस मामले पर पहले तो शोएब खान और भोलू और फिर दाऊद इब्राहिम और शोएब खान में जबरदस्त तलखी भी हुई। शोएब खान ने भोलू को सुपारी की बकाया रकम भी अदा नहीं की। दाऊद इब्राहिम से मुलाकात, दाऊद इब्राहिम के रहन सहन और अंदाज व इतवार करीब से देखे तो उस शाहाना जिंदगी की चकाचौंध ने शोएब खान को एक नया ख्वाब दिखाया। अब शोएब खान भी दाऊद इब्राहिम जैसा डॉन बनना चाहते थे। कराची वापस पहुंचकर शोएब ने जुए का सबसे बड़ा अड्डा हाकी क्लब ऑफ पाकिस्तान के करीब खोला। हैरत अंगेज तौर पर जुए का ये अड्डा सिंध में पाकिस्तानी फौज के सदर मकाम यानी कोर कमांडर सिंध के दफ्तर के ऐन उकम में हाकी क्लब ऑफ पाकिस्तान के करीब वाक़िया पाकिस्तानी अखबार उम्मत के दफ्तर की इमारत में एक अलहदा हिस्से में बना। शोएब खान की ताकत, दीदा दलेरी और हिम्मत देखिए कि पाकिस्तानी फौज की नाक के ऐन नीचे वो भी उम्मत जैसी अखबार के दफ्तर की इमारत में जुआ खाना खोलना खेल नहीं था, मगर शोएब खान ने सोचा और कर भी दिखाया। पूरे कराची शहर को पता था कि हाकी क्लब में जुए का अड्डा है और ये भी मालूम था कि किसका है, मगर किसी भी कानून
قانون نافذ کرنے والے ادارے نے اس اڈے کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، لیکن چند ہی برسوں میں شعیب خان کو شعیب خان کی طاقت اور اندھا دھند تیز رفتاری ہی لے ڈوبی۔ ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی، شہید بھٹو گروپ ہو یا جماعت اسلامی سمیت تقریباً ساری سیاسی قوتیں ہوں یا پھر فوج، پولیس اور دیگر ریاستی ادارے، شوبز اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے نامور افراد یا معروف تجارتی و کاروباری شخصیات، کوئی حلقہ ایسا نہیں تھا جہاں شعیب خان کی رسائی، جان پہچان یا تعلقات نہ ہوں۔ مگر اب زمین کے اوپر کی دنیا شعیب خان کے لیے تیزی سے بدل رہی تھی۔ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی دوسری حکومت گرا کر فوجی صدر جنرل مشرف حکومت پر گرفت مضبوط کر چکے تھے اور پرویز مشرف کی سب سے بڑی اتحادی جماعت الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی۔ نواز شریف دور میں آپریشن کلین اپ میں کردار ادا کرنے والے پولیس افسران اب ہوا کا رخ دیکھ کر ایم کیو ایم کے قریب آ چکے تھے، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے عسکری بازو کے ناراض اراکین اب شعیب خان کے ساتھ ملتے جا رہے تھے۔ چودھری اسلم جیسے افسران ایم کیو ایم حکومت کے عہدیداروں کو شعیب خان اور ان کے ساتھ جا ملنے والے ایم کیو ایم کے عسکری بازو کے اراکین کی سرگرمیوں کی تفصیلات کہانی کی طرح سنایا کرتے تھے، مگر شعیب خان کی پہنچ پولیس، ایم کیو ایم اور حکومت سے بھی بہت اوپر تک تھی۔ دندھے میں بہت آگے بڑھ جانے والے شعیب خان کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اب تو شعیب خان یار ماری یعنی دوستوں کے قتل پر اتر آئے تھے، اور یہی شعیب خان کے زوال کی وجہ بنی۔ شعیب خان کے زوال کا آغاز بھولو کی پر اسرار گمشدگی سے ہوا۔ حاجی ابراہیم بھولو سن 1990 تک کراچی میں پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم پی ایس ایف کے کارکن رہ چکے تھے۔ غصہ اور جارحانہ رجحان کے حامل بھولو کے بارے میں پاکستانی حکام کا دعویٰ رہا ہے کہ وہ پی ایس ایف کے عسکری بازو کا حصہ تھے، پھر مرتضی بھٹو سے منسوب تنظیم الذوالفقار سے وابستہ رہے، اور پھر جنوبی افریقہ میں منشیات، ہنڈی حوالہ، سمگلنگ اور دیگر جرائم کے منظم بھولو گینگ سے جڑ گئے۔ جب جنوبی افریقہ میں جاری پاکستانی اور انڈین جرائم پیشہ گروہوں کی گینگ وار میں بھولو کا نام گونجنے لگا تو وہ داؤد ابراہیم کے لیے بھی کام کرنے لگے، اور داؤد ابراہیم سے ان کی دوستی ہی کی وجہ سے وہ دبئی میں شعیب خان سے ملے تھے۔ 8 جنوری 2001 کو بھولو شعیب خان سے ملنے گئے تھے، مگر پھر پراسرار طور پر گم ہو گئے۔ بھولو کی پراسرار گمشدگی کا معاملہ حل نہیں ہوا تو جنوبی افریقہ میں بھولو کے گینگ نے معاملہ انجام تک پہنچانے کی کوشش کی، اور بھولو گینگ کے کچھ لوگ داؤد ابراہیم تک جا پہنچے۔ شعیب خان کراچی میں داؤد ابراہیم کے لیے بھی بھتے کا دھندا چلاتے رہے تھے، مگر بھولو کے حملے میں چھوٹا راجن کے بچ جانے کی وجہ سے شعیب خان اور داؤد ابراہیم کے تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ بھولو گینگ کا بھولو کی گمشدگی پر غصہ ایسا تھا کہ داؤد ابراہیم کو بھی اندازہ ہو گیا کہ معاملہ آسانی سے نہیں سلجھے گا۔ شعیب خان جو کبھی داؤد ابراہیم کا اثاثہ رہے تھے، مگر تب تک وہ داؤد ابراہیم کے لیے ایک بوجھ بن چکے تھے۔ دوسری طرف اسی معاملے پر کراچی پولیس میں بھی شعیب سے ناراضگی بڑھنا شروع ہوئی۔ کراچی میں پولیس افسران کا ایک گروہ جس میں چودھری اسلم بھی شامل تھے، یہ سب بھولو کے قریبی دوست تھے۔ بھولو کا گینگ ان پولیس افسران پر وہی مہربانیاں کرتا تھا جو شعیب خان کرتا تھا۔ بھولو کی گمشدگی کے بعد چودھری اسلم اور راؤ انور جیسے افسران کا اندازہ تھا کہ بھولو قتل کر دیے گئے ہیں۔ ان پولیس افسران کو شبہ تھا کہ بھولو کے قتل میں 100% شعیب خان کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور اسی زمانے میں شعیب خان کی ایم کیو ایم کے ساتھ بھی دوریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ شعیب خان جو پیسے کے بل پر پولیس افسران کی پوسٹنگز اور ٹرانسفرز تک کروا سکتے تھے، ایک افسر کی پوسٹنگ کے لیے گورنر سندھ عشرت العباد کے ایک رشتہ دار کو 30 لاکھ روپے دیے، مگر جب تعیناتی نہ ہو سکی تو شعیب کے لہجے کی سختی نے ایم کیو ایم کے حلقوں میں بھی شعیب خان کے لیے گنجائش کم کرنا شروع کر دی۔ لیکن سابق گورنر سندھ اور ایم کیو ایم رہنما عشرت العباد نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کہانیاں ہیں۔ داؤد ابراہیم، ایم کیو ایم اور کراچی پولیس سب ناراض ہو رہے تھے، اور ایسے وقت میں بھی شعیب خان دوستوں کو دشمن بنا رہے تھے۔ کراچی کی زمین پر اس بدلتے ہوئے ماحول میں شعیب خان کے برے دن آ پہنچے تھے، اور پہلا برا دن تھا 21 فروری 2001 کا۔ اس روز شعیب کو بھولو کیس میں ضمانت کے لیے پیشی پر عدالت آنا تھا، مگر بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر شعیب خان نے اپنے لیے اضافی سیکیورٹی کو یقینی بنانا چاہا۔ اس اضافی سیکیورٹی کے لیے شعیب خان نے نیم فوجی ادارے رینجرز کے افسران سے مدد مانگی، اور شعیب خان کو سیکیورٹی دی گئی، مگر ان سے پہلے وہاں بھولو گینگ کے لوگ بھی موجود تھے جو بھولو کی گمشدگی پر ناراض تھے۔ جب شعیب خان رینجرز اہلکاروں اور اپنے مسلح حامیوں کے ساتھ عدالت کے احاطے میں داخل ہوئے تو بھولو کے حامیوں اور شعیب کے ساتھیوں میں تصادم ہو گیا۔ رینجرز اہلکاروں نے بھی گولی چلا دی۔ شعیب تو حملے میں محفوظ رہے، مگر گولیاں لگنے سے کچھ افراد کے زخمی ہونے پر رینجرز افسران کو کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں انہیں ملازمت سے سبق دوش کر دیا گیا۔ کراچی پولیس کے افسر راؤ انور نے بھی رینجرز افسران کی کورٹ مارشل کی تصدیق کی تھی۔ مبینہ طور پر رینجرز کے ان افسران کا شعیب کی نجی محفلوں میں آنا جانا تھا جہاں مجرے ہوا کرتے تھے، اور شعیب کی حفاظت کے لیے رینجرز اہلکاروں کا عدالت جانا ان افسران کا ذاتی فیصلہ تھا۔ یہ سب ہوا تو شعیب خان کو احساس ہو گیا کہ باہر کی دنیا میں چاروں طرف اتنے مخالفین اور دشمنوں کی موجودگی خطرناک ہو سکتی ہے، اور جیل کو محفوظ سمجھتے ہوئے شعیب خان نے 14 جون
2001 को खुद को हुकाम के हवाले कर दिया। हुकाम ने शोएब खान को कराची की लांढी जेल में रखने का फैसला किया कि वहां शोएब कदर महफूज रहेंगे, मगर चंद ही माह में शोएब खान पर दुश्मनों ने दूसरा वार किया। तहकीक के मुताबिक 25 अगस्त 2001 को शोएब को सिटी कोर्ट में एक पेशी के बाद वापस जेल मुंतकिल किया जा रहा था। खुसूसी और गैर मामूली इंतजामात के तहत 4 मुसलह एहलकार वैन के उस हिस्से में ही तैनात थे जिसमें खुद शोएब खान भी सवार थे, जबकि एक और सब इंस्पेक्टर की क़यादत में 8 एहलकार उस इजाफी पुलिस वैन में शोएब खान की हिफाजत पर मामूर थे, जो शोएब खान को जेल वापस ले जाने वाली वैन के पीछे पीछे आ रही थी। भोलू गैंग के सरबराह मंजर अब्बास ने भोलू की गुमशुदगी का बदला लेने के लिए अब शोएब को कत्ल करवाने की ठान ली थी और उसके लिए लियारी गैंगवार के सरगुना रहमान डकैत को 2 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी। 2 में से 1 करोड़ रुपए की अदायगी हो चुकी थी और 1 करोड़ काम हो जाने पर दिए जाने थे। जैसे ही शोएब खान का ये काफिला निशाने पर पहुंचा, रहमान और उसके 5 दीगर मुसल्लह साथियों ने कतार बनाकर गोलियों की बौछार कर दी। हमले में शोएब खान और वैन में सवार कई पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए, जबकि शोएब खान को ले जाने वाली वैन में सवार 4 पुलिस एहलकार तो मौके पर ही जान से हाथ धो बैठे। शोएब खान को हमले में जख्मी होने का फायदा ये हुआ कि उन्हें तिब्बी बुनियादों पर अदालत से जमानत मिल गई। शोएब खान के बुरे दिन आ तो चुके थे, मगर डॉन बन जाने की ख्वाबों के पीछे भागते शोएब खान के हाथों कत्ल व गारत और जुर्म का सिलसिला तब भी थम नहीं सका। अब शोएब खान ने जमीनों और जायदादों पर कब्जे का सिलसिला भी शुरू कर दिया। उसी कब्जे के सिलसिले में एक रोज शोएब खान मुनव्वर सहरवर्दी से जा लड़े। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुनव्वर सहरवर्दी अपनी चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो के इंतहाई बाएतमाद करीबी साथी और चीफ सिक्योरिटी अफसर भी थे। जब शोएब खान मुनव्वर सहरवर्दी से उलझे तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो पीपल्स पार्टी से इतना बड़ा झगड़ा मोल ले सकते हैं। शोएब खान का मुनव्वर सहरवर्दी से झगड़ा अपनी जगह था, मगर शोएब का ज्यादा गुस्सा उस बात पर था कि मुनव्वर सहरवर्दी भोलू के दोस्तों के हामी थे। शोएब खान ने पीपल्स पार्टी के मुर्तजा भुट्टो ग्रुप के करीब रहने वाले और अस्करी बाजू अल जुल्फकार से जुड़े चंद सरगर्म लोग जैसा कि आशिक हुसैन खोसो और नियाज को मुनव्वर सहरवर्दी के कत्ल पर आमादा किया। पहले शोएब खान ने अपना वादा पूरा करते हुए आशिक खोसो और नियाज को तोहफे में इंस्पेक्टर जीशान काजिमी के कत्ल का मौका दिया, ताकि वो मीर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल और मुर्तजा भुट्टो के अस्करी बाजू के सबसे अहम रुकन अली सुनारा की गिरफ्तारी का बदला ले सकें। मीर मुर्तजा भुट्टो के ये हामी आशिक खोसो और नियाज वगैरह समझते थे कि मीर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल में इंस्पेक्टर जीशान काजिमी का मरकजी किरदार था। जिस कराची ऑपरेशन का रुख 1992 में अल्ताफ हुसैन की MQM की जानिब मुड़ गया था, उसके सबसे नामवर किरदार इंस्पेक्टर जीशान काजिमी थे। अगरचे जीशान काजिमी के कत्ल पर शुबे की उंगली MQM ही की जानिब उठी, मगर कई साल बाद गिरफ्तार होने वाले मुलजमान की तफ्तीश से राज खुला के हकीकत क्या थी और दरअसल इंस्पेक्टर जीशान काजिमी का कत्ल आशिक खोसो और नियाज वगैरह ने किया था। इंस्पेक्टर जीशान काजिमी को शोएब खान ने ख्याबान शहर में अपने घर बुलवाया और धोखे से इंस्पेक्टर जीशान काजिमी को आशिक खोसो और नियाज के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर जीशान काजिमी की लाश मंगल 14 अक्टूबर 2003 को रात गए कराची शहर के खालिद बिन वलीद रोड पर मिली। शोएब खान की जानिब से वादा पूरा किए जाने पर आशिक खोसो और नियाज ने अपना अहद भी निभाया और साथियों के साथ मिलकर 17 जून 2004 को थाना जमशेद क्वार्टर्स की हुदूद में कराची शहर के बिल्कुल वस्त यानी गुरु मंदिर के करीब गोलियां मारकर मुनव्वर सहरवर्दी को भी कत्ल करवा दिया। पुलिस अफसर राव अनवर ने भी तस्दीक की कि मुनव्वर सहरवर्दी और जीशान काजिमी दोनों के कत्ल में 100% शोएब खान का हाथ था। अब मुखालफिन एक एक करके शोएब खान के खिलाफ सिफ आरा होने लगे थे और तमाम तर तल्कात के बावजूद भी शोएब खान के खिलाफ मुकदमात पर मुकदमात तो दर्ज होते रहे, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद ने भी तस्दीक की कि जब हमने शहर में जुए, सट्टे, भत्ते और जराइम के खिलाफ काम करना चाहा तो पता चला कि पुलिस शोएब खान साहब के खिलाफ सरकारी अहकामात सुन तो लेती है और कार्रवाई नहीं करती। मगर कुछ लोगों का कहना है कि MQM के अस्करी बाजू के नाराज कारकुन, वो बाहर हो या जेल में बंद, सभी शोएब खान के लिए काम करने लगे थे। एक मौके पर शोएब खान ने शहर की पुलिस के सरबराह के जरिए गवर्नर इशरतुल इबाद को पैगाम भिजवाया कि अगर इर्शी सिनेमा, क्लिफ्टन और हॉकी क्लब समेत शहर में उनके 4 जुए के अड्डे खुले रहने दिए जाएं तो वो करोड़ों रुपए की अदायगी को भी तैयार हैं। उसी जमाने में शोएब खान की जानिब से मुफाहमत की पेशकश पर लंदन MQM ने इनकार कर दिया था। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध की सरबराही में सूबाई इंतजामिया ने शोएब खान के गिर्द घेरा तंग करना चाहा, मगर हो नहीं सका। डॉक्टर इशरतुल इबाद ने बताया कि हमें पता चला कि पुलिस के कुछ अफसरान के शोएब खान से बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। यहाँ तक हुआ कि जब मैंने और IG ने एक बहुत ही सीनियर अफसर को कार्रवाई का टास्क दिया और उन्होंने कई बार शोएब खान के अड्डू में दाखिल होने की कोशिश की तो उस अफसर को 14 मरतबा तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इशरतुल इबाद ने कहा कि ये सब हुआ तो मैंने फिर सदर जनरल मुशर्रफ से मुलाकात का वक्त मांगा और दौरान मुलाकात मैंने सदर मुशर्रफ से कहा कि हम कराची में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। जनरल मुशर्रफ ने मुझसे कहा कि बिल्कुल कीजिए, रुकावट कहाँ है? तो मैंने
ने सदर साहब को बताया कि एक तासुर ये है कि जिन जराइम पेशा अनासर के खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहते हैं उन्हें रियासत में चहीते की हैसियत हासिल है और रियासती इदारे उनके पुश्ते पनाह हैं। जब तक ये तासुर दूर नहीं होगा पुलिस कार्रवाई से हिचकिचाती रहेगी। इशरतुल इबाद की इस मुलाकात के बाद सदर मुशर्रफ ने ISI के सरबराह जनरल एहसानुल हक को कराची भेजा। जनरल मुशर्रफ ने उस अफसर को हिदायत की कि आप खुद जाएं और तमाम रियासती मशीनरी और तमाम मुतल्लिका अफसरान व महकमा जात को बिल्कुल वाज़ेह हिदायत दें कि किसी को भी रियासत या हुकूमत की पुश्त पनाही या सरपरस्ती हासिल नहीं। कोई जराइम में मुलव्वस होता है तो उसके खिलाफ मुकम्मल कानूनी कार्रवाई होगी। इशरतुल इबाद की और जनरल मुशर्रफ की उस मुलाकात के बाद आर्मी चीफ की जानिब से हुकूमत सिंध को मुकम्मल फ्री हैंड दिया गया। ISI के सरबराह जनरल एहसानुल हक की कराची में अफसरों को दी गई वाज़ेह हिदायत के बाद पूरे सिस्टम ने भरपूर कार्रवाई शुरू की। अब शोएब खान की पूरी गैंग और साथ काम करने वाले अफराद पुलिस के निशाने पर थे। आए दिन पुलिस छापों और इंतहाई मशकूक पुलिस मुकाबलों का एक बार फिर आगाज हुआ। इससे फौजी व पुलिस अफसरान के तबादलों और मुअत्तली का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिन्हें शोएब खान का हमदर्द, करीबी दोस्त या शोएब खान की मेहरबानियों से मुस्तफीद होने वाले अफसरान समझा जाता था। हालात इतने तेजी से बिगड़े कि भोलू केस में तिब्बई बुनियादों पर जेल से जमानत पर रिहा होते ही शोएब खान ने कराची से निकलकर रूपोश हो जाने में ही आफियत जानी, मगर रियासत भर के इदारे शोएब खान की तलाश में सरगर्म थे। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि 29 दिसंबर 2004 को नेशनल व इंटरनेशनल मीडिया ने एक चौंका देने वाली खबर दी। ये पंजाब के शहर लाहौर से शोएब खान की गिरफ्तारी की खबर थी। शोएब खान रूपोश तो हो गए मगर उनके जुए के अड्डे फिर भी कराची में किसी न किसी तौर पर चलते रहे। बिगड़े हुए हालात में शोएब तो अपना फोन बंद कर चुके थे मगर मुलाजिमीन के फोन खुले हुए थे। एक रोज शोएब ने कराची के क्लिफ्टन के अड्डे के मैनेजर से राब्ता करने की गलती कर डाली। उसी फोन कॉल से शोएब की लोकेशन ट्रेस हुई और शोएब लाहौर कैंट एरिया में उसी फौजी अफसर के घर पर थे जिनकी मदद से वो रेंजर्स एहलकारों को अपनी पेशी के दिन सिटी कोर्ट लेकर गए थे। शोएब की लोकेशन का सुराग मिलते ही पुलिस अफसर चौधरी असलम को शोएब खान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया और चौधरी असलम अपने सबसे बाएतमाद साथी पुलिस अफसर इरफान बहादुर के साथ लाहौर पहुंचे। लेकिन कराची पुलिस की टीम लाहौर के कैंट एरिया में दाखिल नहीं हो सकती थी। इस हवाले से लाहौर के पुलिस हुकाम दो तरह के मौकिफ बयान करते हैं। पहला यह है कि अदालत पेश किए जाने की शर्त पर शोएब को कराची पुलिस हुकाम के हवाले किया गया था और दूसरे मौकिफ के मुताबिक शोएब के कैंट एरिया से बाहर निकलने का इंतजार किया गया और बाहर आते ही शोएब को धर लिया गया। गिरफ्तारी कैसे भी हुई मगर अब शोएब खान कराची पुलिस की तहवील में थे और अब मसला उन्हें बाहिफाजत कराची पहुंचाने का था। शायद सिंध में ये फैसला हुआ था कि पहले शोएब को कराची पहुंचाया जाए और फिर उनकी गिरफ्तारी की खबर आम की जाए, वरना शोएब खान के साथ साथ उन्हें हिरासत में लेने वाली कराची पुलिस की टीम की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। मगर मसला ये था कि अगर लाहौर से बजरिया हवाई जहाज लाया जाता तो टिकट तो शोएब खान के नाम से बनता और खबर फैल सकती थी। रेल से भी शोएब खान को कराची ले जाना हुकाम को महफूज नहीं लगा। अब एक ही तरीका बाकी बचा था और वो था बजरिया सड़क यानी गाड़ी से लाहौर से कराची तक का सफर। उधर कराची में IG सिंध कमाल शाह और गवर्नर इशरतुल इबाद दोनों ही पूरी रात जागते रहे ताकि शोएब खान की लाहौर से कराची मुंतकली के इस सफर की निगरानी खुद कर सकें। कराची पहुंचने पर शोएब खान को इंतहाई कड़ी हिफाजती इंतजामात में जेल मुंतकिल किया गया, जहां महज 28 दिन बाद यानी 26 और 27 जनवरी 2005 की दरमियानी शब जेल हुकाम ने दावा किया कि दिल का दौरा पड़ने से शोएब खान की मौत हो गई है। कराची जेल के हुकाम का कहना था कि शोएब खान 2 दिन से बीमार और जेल के अस्पताल में दाखिल थे। जुमेरात 27 जनवरी की सुबह 3 बजे तबीयत बिगड़ जाने पर उन्हें जना अस्पताल के इदारा अमराज कलब मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में दम तोड़ गए। शोएब के अहल खाना और खानदान ने शुबा जाहिर किया कि शोएब खान को जहर देकर हलाक किया गया है। अगर पोस्टमार्टम और लेबोरेटरी में टेस्ट के जरिए गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए तो पता चल जाएगा कि शोएब खान की मौत तिब्बई या फितरी नहीं थी। जिस जेल में शोएब खान को रखा गया था उसी जेल में MQM हकीकी के सरबराह आफाक अहमद को भी रखा गया था। आफाक अहमद ने तस्दीक की कि जब शोएब को सेल से निकाला गया तो वहाँ और भी कैदी थे और उन्होंने बताया कि शोएब तो बिल्कुल सेहतमंद था। कुछ केसेस में शोएब खान के वकील रहने वाले एक वकील ने बताया कि शोएब खान की मौत से एक दिन कबल जब वो किसी केस के सिलसिले में जेल गए तो उन्होंने शोएब खान को सही सलामत देखा था। लेकिन इन सारे सबूतों के बावजूद शोएब खान के खानदान ने शोएब खान की अचानक पुरइसरार और मुतनाज़ा मौत पर अदालती कार्रवाई या कानूनी चाराजोई नहीं की।